अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर शुएब अहमद। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा एमडी कैट से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उससे हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, कब वेरिएबल होगा। और किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले याद रखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्राफ में याद रखिएगा हमेशा दो एक्सिस होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस और एक होगा वाई एक्सिस। आप यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इसका मतलब है एक क्वांटिटी हमारे पास डिस्टेंस है और एक टाइम है। याद रखें एक्स एक्सिस पे हमेशा रखी जाती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहलाती है। दूसरा हमारे पास डिस्टेंस जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है जिसको हम हमेशा कहाँ रखते हैं भाई, वाई एक्सिस पे। दोबारा कह रहा हूं, एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट जो टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह लें जो डिपेंडेंट है। अब ये जो येलो कलर से हमने ग्राफ बनाया हुआ है स्ट्रेट लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर कोई आपसे कहे कि बताओ एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, तो वो है टाइम। वाई एक्सिस पे कौन सी है, वो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो दोनों के दरमियान ग्राफ बन रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो उसके लिए आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट। और स्लोप और ग्रेडियंट निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है चेंज ऑफ वाई डिवाइड बाय चेंज ऑफ एक्स। आप देख लें वाई एक्सिस पे कौन मौजूद है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे मौजूद है टाइम। तो y की जगह डिस्टेंस ले लेते हैं, x की जगह टाइम ले लेते हैं, तो पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो जस्ट ये एमसीक्यूज आ सकता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप आंसर देंगे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके सामने ये ग्राफ दे दिया जाए जिसमें एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं बॉडी, एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें बॉडी मुझे बताएं, अगर ये स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो मुझे ये बताएं क्या इसका कोई स्लोप होगा? ये जो येलो कलर की लाइन ड्रॉ हुई हुई है, अगर इसको आप गौर से देखें तो क्या इसका कोई स्लोप होगा? ये स्ट्रेट लाइन है, इसका कोई स्लोप नहीं होगा। जब स्लोप जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो, तो बॉडी क्या कर रही होगी, रेस्ट में। अगर एमसीक्यूज आ जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो बॉडी एट रेस्ट, स्लोप जीरो वेलोसिटी जीरो, तो बॉडी एट रेस्ट। लेकिन अगर ग्राफ इस तरह से आ जाए इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, तो इसका तो स्लोप होगा। और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो याद रखिएगा स्लोप कांस्टेंट होगा। जब स्लोप कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है या कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो क्या एक्सीलरेशन होता है? तो अगर मैं आपसे एमसीक्यूज में पूछ लूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, distance time graph is a straight line increasing distance, the acceleration of a body become zero and body have uniform velocity। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब आपके सामने आ जाए, वो इस तरह से कर्व आ जाए, कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी आ जाए, जैसे ये कर्व बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी आ जाए, तो याद रखिएगा हम ये कहेंगे स्लोप वेरिएबल है। जब स्लोप वेरिएबल होगा तो याद रखिएगा वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी। जब बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मस्ट हैव एक्सीलरेशन। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कर्व आ जाए, अगर मैं कहूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व, तो वो बोलेंगे द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और वेरिएबल, तो आप कहेंगे वेरिएबल। बॉडी हैव एक्सेलरेशन और नो एक्सेलरेशन, तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन होगा क्योंकि कर्व है। कर्व का मतलब है बार बार वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है। तो ये तो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक और ग्राफ है आपके सामने जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मुझे बताएं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी एक्स एक्सिस पे क्या आएगा भाई, वही टाइम क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आएगा भाई, वेलोसिटी क्योंकि वो डिपेंडेंट है। अब ये जो ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका भी आप स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, और स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट, जिसका फार्मूला हमारे पास चेंज ऑफ वाई डिवाइड बाय चेंज ऑफ एक्स। वाई एक्सिस पे इस दफा मौजूद है वेलोसिटी, तो हमने वाई की जगह वी रखा। एक्स एक्सिस पे मौजूद है टाइम, तो एक्स की जगह हमने क्या रखा, टाइम रखा। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम आपको पता है एक्सीलरेशन कहलाता है, तो इट्स मीन आपके पास ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर कोई कहे कि स्लोप बताएं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का किसके बराबर होता है, तो वो है एक्सेलरेशन।
तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए आप आसानी से एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाए तो मुझे बताएं क्या इसका स्लोप होगा? तो आप कहेंगे नहीं भाई, स्लोप तो नहीं होगा। जब स्लोप नहीं होगा तो याद रखिएगा बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। इस ग्राफ को गौर से देखें, जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, नो स्लोप, स्लोप नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। लेकिन यहाँ बॉडी की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। चलिए अगर यही ग्राफ जरा गौर से देखिएगा, अगर यही ग्राफ बिल्कुल टाइम एक्सिस के ऊपर बना दिया जाए, यहां पे टाइम एक्सिस पे, ये मैं येलो कलर से बना रहा हूं, ये टाइम एक्सिस पे बना दिया जाए तो अब वेलोसिटी जीरो होगी। तो इसका मतलब ये ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के थोड़ा सा ऊपर बनेगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और अगर बिल्कुल टाइम एक्सिस पे बनेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? बॉडी की जीरो होगी। दोनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाए इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, स्लोप कांस्टेंट होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा और इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। लेकिन अगर इस तरह से डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ आ जाए स्ट्रेट लाइन, तो इसमें हम ये कहेंगे बॉडी डी एक्सेलरेट करेगी, या इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से कर्व आ जाए तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन होगा लेकिन वेरिएबल होगा, क्योंकि स्लोप वेरिएबल तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। स्लोप वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। तो इसका मतलब है स्लोप वेरिएबल तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल। इज इट क्लियर? तो ये है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक और एप्लीकेशन है हमारे पास। वो एप्लीकेशन क्या है भाई? वो है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व की अगर हम बात करें, जैसे ये दो ग्राफ, हमें इसका एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जहां ग्राफ खत्म होता है वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर, और इस पूरे का एरिया निकालते हैं लाइक दिस। इसका एरिया निकाल, अगर देखें तो ये डायग्राम रेक्टेंगल बन रही है, और रेक्टेंगल का या फिर स्क्वायर बनेगी या रेक्टेंगल बनेगी, और एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। गौर से देखें, लेंथ में मौजूद है टाइम, तो देखो लेंथ की जगह मैंने टाइम लिख लिया। ब्रेथ में मौजूद है वेलोसिटी, तो ब्रेथ की जगह हमने क्या लिख लिया? वेलोसिटी। और आपको पता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस। इसका मतलब है जब भी आप एरिया निकालेंगे अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी? डिस्टेंस। इसका मतलब है ये बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए इजीली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है ये इस तरह का ग्राफ दिया जाए, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, तो जहां ग्राफ खत्म हो रहा है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और उसका एरिया निकालें लाइक दिस। तो देखें ये ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है भाई? हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। देखें बेस में मौजूद है टाइम, तो बेस की जगह मैंने टाइम रखा। हाइट में क्या मौजूद है भाई? ये हाइट कहलाएगी, जिसमें मौजूद है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी लिख दिया हमने हाइट की जगह पे, जिसको हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो देखें वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम दोबारा किसके बराबर हो गया? डिस्टेंस के। तो चाहे ट्राइंगल बने, चाहे स्क्वायर या रेक्टेंगल बने, एरिया अंडर द कर्व जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्टेंस ही मिलेगा। चलिए इसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि थोड़ा सा आपकी समझ में आए कि अभी जो हमने टॉपिक किया है वो किस तरह से आपके एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। चले ये ग्राफ दिया हुआ है, जरा गौर से देखिएगा। जर्नी कंप्लीट हो रही है ए से बी, फिर बी से सी और फिर सी से डी। एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है विच पाथ बॉडी हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो मुझे बताएं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है भाई? एक्सेलरेशन के। बताएं कौन सा रास्ता है? ए से बी जाते हुए स्लोप है तो एक्सेलरेशन होगा, बी से सी पे जाते हुए कोई स्लोप नहीं है, जब स्लोप जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो। सी से डी पे भी स्लोप है, तो इसका मतलब स्लोप जीरो कहां पर मौजूद है भाई? ए से बी से सी, तो एक्सेलरेशन भी कहां पे जीरो होगा भाई? बी से सी पे। तो कौन सा आंसर होगा भाई यहां पे हमारे पास इसका? फ्रॉम बी टू सी। तो राइट आंसर हमारे पास होगा कौन सा? ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्या सवाल कर रहे हैं? विच पाथ बॉडी हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहां कहां होगा ये जरा बता सकते हैं आप लोग? तो मुझे बताएं ए से बी पे जाते हुए भी स्ट्रेट लाइन है,
गौर से देखिएगा, ए से बी पे जाते हुए भी स्ट्रेट लाइन है और सी से बी पे डी पे आते हुए भी स्ट्रेट लाइन। दोनों जगह एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है। फर्क सिर्फ इतना है, ए से बी पे जाते हुए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सी से डी पे जाते हुए नेगेटिव एक्सेलरेशन, लेकिन है कांस्टेंट। तो इसका मतलब ए से बी और सी से डी दोनों दफा एक्सेलरेशन मौजूद है, लेकिन है तो यूनिफॉर्म ही, है तो कांस्टेंट ही। तो आंसर होगा बोथ ए बी एंड सी डी। एक और वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं जरा जल्दी से। इसमें आपसे क्या कह रहा है, विच पाथ बॉडी हैव कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है जब वेलोसिटी डिक्रीज हो। तो आप देख के बता सकते हैं, ए से बी पे जाते हुए वेलोसिटी इंक्रीजिंग, सी से डी पे जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीजिंग। तो बताएं कौन से में रिटार्डेशन होगा, ए से बी या सी से डी। तो अभी हमने इससे पहले ग्राफ में पढ़ा था, जो डिक्रीजिंग वेलोसिटी होती है वहां रिटार्डेशन होता है। तो इट्स मीन हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा सी टू डी। तो राइट आंसर इज सी टू डी। मूव करते नेक्स्ट। हाँ भाई, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 4 सेकेंड। सिर्फ 4 सेकेंड का आपने डिस्टेंस निकालना है। ऑप्शन दिए हुए, ए 16 मीटर, बी 10 मीटर, सी 8 मीटर, डी 4 मीटर। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात, 4 हमारे पास मौजूद है, ये 4। तो यहां जहां 4 सेकेंड है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और जो डायग्राम बन रही है इसका एरिया निकालें। ये डायग्राम बन रही है ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला था हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो जरा गौर से देखिएगा, बेस हमारे पास है यहां से लेकर यहां तक, तो आप देख लें बेस है 4 के बराबर। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4। एल्टीट्यूड देखें भाई, बी का एल्टीट्यूड होगा यहां तक, और इत्तेफाक से एल्टीट्यूड भी 4 के ही बराबर है। तो देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 मीटर। तो आंसर आ रहा है भाई 8 मीटर। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब इस एमसीक्यूज 4 का आंसर होगा भाई हमारे पास क्या, 8 मीटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं भाई। हाँ भाई, देखिए 4, इसी तरह देखें ये 8 मीटर आंसर आ गया। आप लोगों के लिए टास्क दे रहा हूं, ये अपनी स्क्रीन पे देख लें, इसको जरा कॉपी भी कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट्स के अंदर इसके आंसर जरूर दें। टास्क 1 है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 9 सेकेंड एंड टास्क 2 है द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन 12 सेकेंड। नोट कर लें इसको, और उम्मीद है आज आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और इनके जरिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको आ गया होगा। और इस टास्क को जरूर कंप्लीट करके कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एमडी कैट के। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।